खाड़ी युद्ध से पूरी दुनिया में ईंधन संकट बढ़ता जा रहा है। अमेरिका, इजराइल ने ईरान पर फिर से सबसे खौफनाक हमले की धमकी दी है। उधर मिस्र पर ड्रोन हमले के बाद एक और तेल रूट के बंद होने का खतरा बढ़ गया है। ऐसे युद्ध काल में चीन ने सबको चौंका दिया। ड्रैगन लैंड में धरती पर सूर्य जैसी पावर हासिल करने का प्रयास चल रहा है। क्या है चीन का टोमाहॉक जिसने ट्रंप की टेंशन बढ़ा दी है? आज के पोस्टर में देखिए, फ्यूजन सुपर पावर बनने की रेस में चीन कैसे सबसे आगे निकल गया है। जुलाई 2027, व्हाइट हाउस, अमेरिका। ईरान पर पूरी रात बमबारी का ऑर्डर देने के बाद ट्रंप बहुत डरावनी घोषणा करने आए थे। उन्होंने दावा किया कि अब ईरान को सबसे घातक हथियारों से दहलाएंगे, क्योंकि ईरान उनकी बातें नहीं सुन रहा। ईरान युद्ध में बराबर की टक्कर दे रहा है। ईरान ने अमेरिका को उसके अनुमान से ज्यादा परेशान कर दिया है। ट्रंप ने धमकी दी है कि अब ईरान को उनके क्रोध से कोई बचा नहीं सकता। It's our turn, and we'll see if we get there with an agreement at some point, but we're going to hit them very hard. ट्रंप जब ईरान की तबाही की वार्निंग दे रहे थे, तभी एक सवाल ने उनका मूड खराब कर दिया। सवाल चीन का था, ईरान को मिल रहे चाइनीज हथियार का था। President Xi told you that China would not give or sell Iran any weapons. And there's a new report that Iran's about to get 400 rocket launchers from China going through Pakistan to Iran. Well, that would be surprising. I mean, things like that happen, but that would be surprising. He told me very strongly he wouldn't partake, and he knows I'd be quite disappointed. ट्रंप जितने अभी दुखी हैं, उससे 100 गुना ज्यादा दुख उन्हें चीन के हेफेई से आए ये दृश्य देने जा रहे हैं। चीन ने ऐसा कांड कर दिया है जिससे ट्रंप का दिमाग बहुत ज्यादा खराब होना तय है, क्योंकि ट्रंप अभी ईरान जैसे दुश्मन से पार नहीं पा रहे हैं, जबकि उनका कट्टर कंपटीटर चीन अब हर दिन नया तहलका मचा रहा है। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज, हेफेई, अनहुई, चीन। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं ये क्या है? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि चीन इससे क्या करने जा रहा है? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि चीन किस बला को दुनिया के गले में घंटी की तरह बांधने की कोशिश कर रहा है? जब आप जानेंगे कि चीन क्या बना रहा है, जब आप जानेंगे कि ये क्या आफत है, जब आपको पता चलेगा चीन की सनक का, तो होश उड़ जाएंगे आपके। चीन की प्रयोगशाला की ये दृश्य अमेरिका को डरा रहे हैं। चीन का ये प्रोजेक्ट महाशक्तियों को युद्ध से ज्यादा खौफजदा कर रहा है। चाइनीज लैंड में चल रही खुराफात वैज्ञानिकों को चौंका रही है। लाल सल्तनत में आखिर ये चल क्या रहा है? हेफेई, अनहुई, चीन की राजधानी बीजिंग से करीब 1032 किलोमीटर दूर, चीन के सबसे मशहूर शंघाई से करीब 478 किलोमीटर दूर है। आसमान चूमती इमारतें, आलीशान सड़कें, चमक दमक में चीन के किसी भी शहर से कम नहीं है हेफेई। दिन में जितनी रौनक, रात में उतनी ही चकाचौंध। लेकिन इसी हेफेई शहर के एक कोने में चीन ने कुछ ऐसा कर डाला है जिसने वर्ल्ड वाइड टेंशन बढ़ा दी है। टेंशन ऐसी कि दुनिया भर के नामचीन संगठन और वैज्ञानिक चीन के प्रोजेक्ट का जोरदार विरोध कर रहे हैं। आखिर ये मामला क्या है? क्यों जिनपिंग के ऑपरेशन हेफेई ने हाई वोल्टेज थ्रिल बढ़ा दिया है? क्योंकि चीन खुद का सूरज बना रहा है। सही सुना आपने, खुद का सूरज।
आने वाले कुछ ही सालों में चीन का अपना सूर्य चमकने लगेगा। चाइनीज सन पर लेटेस्ट रिपोर्ट ये है कि ये असली सूरज से 10 गुना पावरफुल बताया जा रहा है। ड्रैगन के खुराफात ने अब दुनिया को चौंका कर रख दिया है, क्योंकि अमेरिका, रूस जैसे देश जब युद्ध में बिजी हैं, तब चीन असीम शक्ति हासिल करने की रेस में इस वक्त सबसे आगे दिखाई दे रहा है। सूरज को देखना आसान है, उसकी रोशनी में जीना आसान है, लेकिन क्या सूरज को मुट्ठी में भरना आसान है? सूरज को मशीन के भीतर कैद करने की कोशिश क्या खतरनाक नहीं? क्या चीन ने खाड़ी युद्ध से पैदा हुए ईंधन संकट की काट के लिए नकली सूरज बना दिया? जलते तेल कुएं, खाड़ी में तेल टैंकरों की तबाही, धराशायी हुई शेयर बाजार और अंधेरे में डूबे देशों से चीन ने सबक तो नहीं लिया? दुनिया जिसे चीन का सूरज कह रही है, क्या ये सचमुच सूरज है? सवाल ये भी कि आखिर कैसे बना है ये मेड इन चाइना सन? इसका आइडिया आखिर कहां से आया? सवाल ये भी कि क्या नकलची ड्रैगन ने पावर हाउस बनाने के लिए कहीं चीटिंग तो नहीं कर डाली? ड्रैगन चालबाज है, शातिर है, जहां मुनाफा दिखा वहां पैतरे दिखाता है। खाड़ी युद्ध में चीन की चालबाजी पकड़ी गई है। अमेरिका से झूठा वादा करके चीन ईरान को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। ये बात अब ट्रंप को भी पता चल गई है, लेकिन ट्रंप जिस बात से अनजान हैं, वो है चीन का प्रोजेक्ट टोकामाक, जिसका पूरा नाम है एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामाक। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज से जुड़े इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स के वैज्ञानिक इस प्रोजेक्ट में जी जान से लगे हुए हैं। उनका मकसद आर्टिफिशियल सूरज बनाना है। ये जो एक्सपेरिमेंट है, इसमें क्या हो रहा है कि दो एटम आपस में जुड़ रहे हैं, फ्यूज हो रहे हैं। तो ये एक फ्यूजन रिएक्टर है। ये ठीक उसी तरीके से काम करता है जैसे कि सूरज में हम देखते हैं कि न्यूक्लियर फिशन की वजह से जो हाइड्रोजन है वो दूसरे एलिमेंट या कंपाउंड में कन्वर्ट होती है, और उसके रिजल्ट में बहुत सारी ऊर्जा है जो रेडिएशन फॉर्म में हमारे पास आती है। तो यहाँ पर ये देखना होगा कि जो सूरज के अंदर जो कंडीशंस हैं, यानी कि इतना टेम्परेचर और इतना प्रेशर क्रिएट किया जाए कि दो एटम आपस में जुड़ जाएं, फ्यूज हो जाएं और उसके रिजल्ट में एनर्जी निकले। चीनी वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे बड़ा 582 टन वजनी सुपर कंडक्टिंग फ्यूजन मैग्नेट बनाकर उसका सफल परीक्षण भी कर लिया है। ये विशाल चुंबक चीन के आर्टिफिशियल सन प्रोजेक्ट का मुख्य हिस्सा है, जो 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तापमान पैदा करने में मदद करेगा। ये तापमान असली सूरज के कोर से भी कई गुना ज्यादा है। अंग्रेजी के डी अक्षर के आकार में बना ये चुंबक 21 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। इसका कुल वजन 582 टन है, जो कई बड़े ट्रकों के बराबर है। दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोजेक्ट में ये चुंबक इस्तेमाल होते हैं। चाइनीज मैग्नेट उनके आकार से 1.3 गुना बड़ा है। वहीं इसमें एनर्जी स्टोर करने की क्षमता 3 गुना से भी ज्यादा है। ये चुंबक हाइड्रोजन के परमाणुओं को आपस में जोड़कर 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा का तापमान पैदा करने में मदद करेगा, जबकि असली सूरज के केंद्र का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री होता है। यानी चीन का ये नकली सूरज असली से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल होगा। ये जो एनर्जी है समुद्र के पानी से बनेगी। हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, तीनों चीज़ें में हम देखते हैं कि जो हमारा जो इसमें जो कहीं की जो फ्यूल होगा वो हमारे को ऐसे मटेरियल से मिलेगा जो अबंडेंस में है अर्थ पे। तो एक तरीके से अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो जाता है तो एनर्जी के क्षेत्र में एक ये रिवोल्यूशन होगा। और डेफिनेटली अभी और वर्ल्ड का जो चाइना है वो शायद पहला कंट्री होगा जो इस तरीके का फ्यूजन रिएक्टर डेवलप कर पाएगा। चीन का ये जॉइंट मैग्नेट इंजीनियरिंग की दुनिया का अजूबा है। चीन का ये प्रोजेक्ट हर तरह की कंडीशंस के लिए तैयार किया गया है। सुपर कंडक्टिंग फ्यूजन मैग्नेट -269 डिग्री से भी जानलेवा बर्फीले माहौल में अगले 60 सालों तक बिना किसी खराबी के काम कर सकता है।
वैज्ञानिकों ने मैग्नेट के अंदर बिजली के बहाव की रुकावट को लगभग खत्म कर दिया है। नतीजा ये है कि इसमें 1,00,000 एम्पियर से भी ज्यादा का बिजली करंट बिना किसी बर्बादी के दौड़ सकता है। चीन पिछले 6 सालों से चल रहे सीक्रेट और मुश्किल मिशन को इतनी चालाकी से अंजाम दे रहा है जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। चीन ने अपना सूरज बनाने के लिए 47 नए पेटेंट अपने नाम किए हैं। चीन ने पावर इंडस्ट्री के 25 नए नियम तय कर दिए हैं, जिससे चीन अब अमेरिका और यूरोपीय देशों से बहुत आगे निकल चुका है। चीन ने पूरे प्रोजेक्ट में किसी दूसरे देश से एक पुर्जे तक की मदद नहीं ली है। इसके साथ टेस्ट की गई सेंट्रल सोलेनॉइड कॉइल, जिसे कि फ्यूजन रिएक्टर का दिल कहते हैं, उसे भी चीन ने अपनी ही फैक्ट्री में तैयार किया है। चीन ने तकनीक के जरिए दुनिया पर राज करने का 3 स्टेप वाला रोड मैप तैयार कर लिया है। पहला है साल 2027 के अंत तक अपने बर्निंग प्लाज्मा एक्सपेरिमेंटल टोकामाक को हर हाल में पूरा कर लेना। दूसरा, 2030 तक कृत्रिम सूर्य के जरिए इतिहास में पहली बार कमर्शियल बिजली बनाना। चीन का तीसरा और आखिरी टारगेट, दुनिया का पहला चीन फ्यूजन इंजीनियरिंग डेमोन्स्ट्रेशन रिएक्टर तैयार करना है, जिसके जरिए पूरे चीन को हमेशा के लिए मुफ्त और अनलिमिटेड बिजली सप्लाई की जा सके। लेकिन ये होगा कैसे? चीन अपने मिशन के कितने करीब है? चीन का मिशन अमेरिका और महाशक्तियों की टेंशन कैसे बढ़ा रहा है? चीन के और कितने कांड हैं जो फियर फैक्टर बने हुए हैं? ड्रैगन के डेंजरस प्रोजेक्ट की लिस्ट ही सबसे पहले देख लेते हैं, फिर होगा प्रोजेक्ट टोकामाक का पोस्टमार्टम। चीन ने एक तैरता हुआ आर्टिफिशियल आइलैंड बना रखा है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चाइनीज आइलैंड 138 मीटर लंबा और 85 मीटर चौड़ा है, जिसे न्यूक्लियर धमाके झेलने के लिए डिजाइन किया गया है। यह 78,000 टन का सेमी सबमर्सिबल ट्विन हल प्लेटफॉर्म दुनिया का पहला मोबाइल सेल्फ सस्टेनिंग आर्टिफिशियल आइलैंड है। समुद्र में तेजी से सफर करने वाला ये नकली द्वीप चीन के लिए एक बड़ी ताकत साबित हो सकता है। ये इस तरह का दुनिया का पहला द्वीप है। साल 2028 तक चाइनीज आर्टिफिशियल आइलैंड फुल फोर्स एक्शन में आ जाएगा। चीन ने दक्षिण चीन सागर में कई आर्टिफिशियल मिलिट्री आइलैंड बना रखे हैं, जिसमें एंटेलोप रीफ सबसे विवादित नाम है। पैरासेल द्वीप समूह में मौजूद एंटेलोप रीफ को भी लेकर चीन का ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया और ब्रुनई से विवाद है। चीन की तकनीकी ताकत से अमेरिका कितना अलर्ट रहता है, इसे कनाडा के वैंकूवर एयरपोर्ट पर एक गिरफ्तारी की स्टोरी से समझा जा सकता है। 1 दिसंबर 2018, वैंकूवर, कनाडा। मैक्सिको से चीन जा रही फ्लाइट वैंकूवर में कनेक्टिंग पड़ाव पर रुकी थी। सभी मुसाफिरों को ट्रांजिट प्रक्रिया से गुजरना था, लेकिन अचानक वैंकूवर एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल हस्ती को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार की गई थी मेंग वानजोउ। मेंग उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी हुआवेई की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थी, जिन्हें अमेरिका के कहने पर कनाडा ने गिरफ्तार कर लिया था। अमेरिका का दावा है कि हुआवेई ने ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों को नहीं माना और स्काईकॉम नाम की कंपनी बनाकर ईरान से कारोबार किया। मेंग वानजोउ की गिरफ्तारी से बौखलाए चीन ने बदला लेते हुए 2 कनाडाई नागरिकों को हिरासत में ले लिया। वो नाम थे माइकल कोवरिंग और माइकल स्पैवर। हालात तब और ज्यादा खराब हो गए जब ट्रंप ने खुद इस मामले में दखल दे दिया। चीन ने भी अमेरिका के खिलाफ ट्रेड वॉर का ऐलान कर दिया। अमेरिका ने हुआवेई पर प्रतिबंध लगाए और सहयोगी देशों पर भी दबाव डाला। इसकी वजह डेटा नेटवर्क पर चाइनीज डाके का खतरा था। इतना ही नहीं, चीन को साइबर वॉर में टक्कर देने के लिए अमेरिका ने सेमीकंडक्टर और एआई सुपर कंप्यूटिंग पर प्रतिबंध लगाए। अमेरिका चीन के स्पेस प्रोग्राम पर पैनी नजर रखता है, क्योंकि चीन अंतरिक्ष युद्ध के लिए सबसे ज्यादा जोर लगा रहा है। स्पेस वॉर के लिए चीन ने अपना अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग बना रखा है। दूसरे देशों के सैटेलाइट पर खुफिया निगरानी के लिए चीन ने याओगान सैटेलाइट सीरीज लगा रखी है। चीन ने 11 जनवरी 2007 को अपनी पहली सफल डायरेक्ट एसेंट एंटी सैटेलाइट मिसाइल का टेस्ट किया था, जिसमें जमीन से दागी गई मिसाइल ने 865 किलोमीटर की ऊंचाई पर पुराने मौसमी उपग्रह
फेंग युन 1C को तबाह किया था। चीन की स्पेस फोर्स अमेरिका के टक्कर की है, लेकिन समंदर में और जमीन पर चीन अमेरिका से 4 कदम आगे चलने की तरकीबें खोज निकाल रहा है, जिसका लेटेस्ट वर्जन मेड इन चाइना सूरज है। चीन के प्रोजेक्ट टोकामाक से जुड़े साइंटिस्ट कौन हैं, अब ये भी जान लीजिए। चाइनीज आर्टिफिशियल सन प्रोजेक्ट सोंग युन ताओ लीड कर रहे हैं। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज के प्लाज्मा फिजिक्स संस्थान के डायरेक्टर जनरल सोंग न्यूक्लियर फ्यूजन स्पेशलिस्ट हैं। सोंग युन ताओ की टीम में गोंग शियानजू दूसरा बड़ा चेहरा है, जिनकी लीडरशिप में 20 जनवरी 2025 में ईस्ट रिएक्टर ने 1066 सेकंड तक के लगातार हाई कन्फाइनमेंट प्लाज्मा को रोके रखा। इतने लंबे वक्त तक प्लाज्मा को कंट्रोल करके चीन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अभी जो एक्सपेरिमेंट किया पिछले साल जो 2025 में किया था, उसमें कोई 17 मिनट तक रफली वो जो टेम्परेचर है सूरज से, यानी 100 मिलियन सेंटीग्रेड, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उतना टेम्परेचर 17 मिनट तक वो जो टोकामाक था उसमें, जिसमें उन्होंने प्लाज्मा को, हाइड्रोजन प्लाज्मा को स्टोर किया था, वहाँ पे वो अचीव किया और सस्टेन किया। अब इससे ज़्यादा 24 घंटे वो, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो ये एक जैसे पिछले साल किया, इस साल और रिपीट किया। तो जब तक ये ऐसा मटेरियल ऐसा आपके पास इनक्लोजर नहीं हो जाएगा कि वो उस टेम्परेचर को कॉन्टिन्यूसली विदस्टैंड कर सके, तब तक आप ये जो हमारी जो स्टेज है वो एक्सपेरिमेंटल लेवल पे रहेगी। और अब 582 टन के सुपर मैग्नेट की सफल टेस्टिंग ने चाइनीज टोकामाक प्रोजेक्ट को नया मुकाम दे दिया है। मगर जिस प्रोजेक्ट पर चीन इतना इतरा रहा है, उसका आइडिया चुराया हुआ है। कहानी बेहद दिलचस्प है, ज्यादा पुरानी भी नहीं। किस्सा दूसरे विश्व युद्ध में हुए परमाणु धमाकों के बाद से शुरू होता है। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में जब एटम बम धमाके करके दुनिया को दहलाया, तब सोवियत संघ ने अमेरिका से लोहा लेने के लिए एटम बमों की काट तलाशना शुरू कर दी, जिसके 2 स्टेप थे। पहला परमाणु बम और दूसरा आर्टिफिशियल सन। अमेरिका के परमाणु हमले के तुरंत बाद रूस ने अपने टॉप साइंटिस्ट इगोर कुर्चाटोव को एटम बम प्रोडक्शन का हेड बनाया। इगोर ने अमेरिका की जासूसी और रूस की तकनीक के दम पर महज 4 साल में एटम बम बना दिया। रूस ने 29 अगस्त 1949 को पहला परमाणु बम धमाका जो 1 नाम के बम को फोड़ कर लिया। लेकिन आर्टिफिशियल सन प्रोजेक्ट में एटमी प्रोग्राम से बहुत ज्यादा मुश्किलें और चुनौतियां आ रही थी, क्योंकि वैज्ञानिकों को थर्मोन्यूक्लियर कंट्रोल करने का कोई फॉर्मूला नहीं मिल रहा था। रूसी वैज्ञानिकों की ये प्रॉब्लम एक सैनिक ने सॉल्व कर दी। उसका नाम है ओलेग लावरेंतिएव। दूसरे विश्व युद्ध में बर्फीले वॉर जोन में तैनात लावरेंतिएव ने रूसी वैज्ञानिकों को हाइड्रोजन बम और कंट्रोल्ड फ्यूजन का ये फॉर्मूला सुझाया था। लावरेंतिएव ने सुझाव दिया था कि अत्यधिक गर्म प्लाज्मा को चुंबकीय क्षेत्र में कैद किया जा सकता है, जिससे उसकी एनर्जी प्रोडक्शन कंट्रोल की जा सकती है। लावरेंतिएव का यही सिद्धांत टोमाकक रिएक्टर तकनीकों की बुनियाद बना। एक साधारण सोवियत सैनिक ने जो समीकरण बताए, उस पर सोवियत संघ के 2 महान वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया। महान भौतिकविद आंद्रेई सखारोव और इगोर टैम ने। लावरेंतिएव ने आइडिया को अपग्रेड किया और मैग्नेटिक फील्ड के जरिए अत्यधिक गर्म प्लाज्मा को रोकने का प्रोग्राम आगे बढ़ाया। आंद्रेई सखारोव और इगोर टैम ने मिलकर के टोकामक नाम की मशीन का डिजाइन तैयार किया।
रूसी भाषा में टोकामक का मतलब चुंबकीय कॉइल के साथ डोनट के आकार का कक्ष होता है। यही तकनीक आज पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल सूरज का आधार है। सोवियत युग में पूरा प्रोजेक्ट गुप्त रखा गया। मॉस्को के प्रतिष्ठित कुरचाटोव इंस्टीट्यूट में सारे प्रयोग होते रहे। साल 1958 में सोवियत संघ ने दुनिया का पहला टोकामक रिएक्टर T1 चालू किया, जिसमें हाइड्रोजन गैस को करोड़ों डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करके प्लाज्मा बनाया गया, जिसे पहला सफल कृत्रिम सूर्य का प्रयोग माना जाता है। शुरुआत में अमेरिका और ब्रिटेन को सोवियत टोकामक तकनीक पर डाउट ही डाउट थे। पश्चिमी देश अपनी अलग तकनीकों जैसे एक्सेलरेटर और जेट पिंच पर काम कर रहे थे। लेकिन 1968 में सोवियत संघ अपने T3 टोकामक में प्लाज्मा को 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा पर रोकने में कामयाब हो गया और ब्रिटेन ने तब अपनी टीम भेज करके टोकामक प्रोजेक्ट की जांच पड़ताल भी की थी। जांच में सोवियत संघ का दावा 100% सच निकला। इसके बाद पूरी दुनिया में टोकामक प्रोजेक्ट की भगदड़ मच गई। अमेरिका ने भी अपनी तकनीक छोड़कर सोवियत संघ के मॉडल को अपना लिया। फिर 1985 में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। सोवियत लीडर मिखाइल गोर्बाचेव और अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने तय किया कि टोकामक तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ शांतिपूर्ण ऊर्जा बनाने के लिए होगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करते हुए हिरोशिमा नागासाकी पे अटैक किया है। उसके बाद अभी तक 80 साल हो गया है, कुछ भी नहीं हुआ है। हम यही सोचते हैं कि कोई भी कंट्री, चाहे अमेरिका हो चाइना हो, ये सब वार के लिए कभी यूज नहीं करेंगे। कोल्ड वॉर का क्लाइमेक्स 26 दिसंबर 1991 को दुनिया ने देखा, जब सोवियत संघ 15 देशों में टूट गया। बंटवारे के बाद रूस की हालत खराब हो गई। भारी आर्थिक संकट की वजह से रूस के बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रोजेक्ट्स ठप हो गए। रूस के पास T7 नाम का दुनिया का पहला सुपर कंडक्टिंग टोकामक रिएक्टर था, लेकिन उसे चलाने के लिए फंड नहीं था। यहीं से चीन की एंट्री हुई। चीन के प्लाज्मा फिजिक्स संस्थान ने रूस से फ्री वाली डील ऑफर कर दी। चीन ने रूस को T7 टोकामक के एवज में 40 लाख युआन कीमत के कपड़े, अनाज और आलू जैसी चीजें दी। इसके बदले में रूस ने अपना पूरा T7 टोकामक रिएक्टर, उसकी डिजाइन और उसकी पूरी तकनीक मुफ्त के भाव में चीन को दे दी। रूस से मिले T7 रिएक्टर को चीन हेफेई शहर ले गया। चीनी वैज्ञानिकों ने टोकामक के एक एक पुर्जे को खोलकर समझा। फिर 1994 में चीन का पहला सुपर कंडक्टिंग टोकामक बनाया गया, जिसका नाम HT7 यानी हेफेई टोकामक 7 रखा गया। ये पूरी तरह रूसी तकनीक का चीनी रीमेक था। रूसी मॉडल पर हाथ साफ करने के बाद चीन ने समझ लिया कि भविष्य इसी तकनीक में है। फिर क्या था, लाल सल्तनत ने प्रोजेक्ट पर अंधाधुंध पैसे झोंके। 2006 में चीन ने HT7 से सबक लेकर के ईस्ट यानी कि एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक बनाया, जो प्लाज्मा को कंट्रोल करता है और इसे आसानी से ऐसे समझा जा सकता है। पानी जब गर्म होता है तब भाप बन जाती है, लेकिन अगर उसी भाप को करोड़ों डिग्री तक गर्म किया जाए तो वो भाप नहीं रहती। उसके परमाणु टूट जाते हैं और इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं। इससे पैदा होता है चमकता हुआ, उफनता हुआ पदार्थ। यही प्लाज्मा है। हमारा सूरज इसी प्लाज्मा से बना है और अब इंसान उसी सूरज को एक चुंबकीय रिंग के भीतर कैद करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या सिर्फ चीन इस मिशन में लगा हुआ है? क्या चीन इस रेस में टॉप पर है? जवाब है जी नहीं। आर्टिफिशियल सूरज बनाने का एक इंटरनेशनल संगठन भी है, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। इस प्रोजेक्ट में अमेरिका है, यूरोपीय संघ है, रूस और भारत है। चीन भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है।
दुनिया का सबसे बड़ा टोमाकक फ्रांस के कादाराश में बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन भी साल 2030 है। भारत ने क्रायोस्टैट, कूलिंग सिस्टम और कई महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग हिस्से इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के लिए बनाए हैं। भारत का फ्यूजन प्रोग्राम गुजरात के गांधीनगर में इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च में चल रहा है। भारत के दो प्रमुख टोकामक का नाम आदित्य यू और सुपर कंडक्टिंग SST-1 है। फ्रांस में बन रहे विश्व के सबसे बड़े फ्यूजन प्रोजेक्ट ITER में भारत का तकनीकी योगदान कई और सेंटर से भी लगातार पहुंचाया जा रहा है। एक एक्सपेरिमेंट है और इसकी जो खासियत है वो यही है कि हम एक ऐसे पदार्थ से यानी पानी से, समुद्र के पानी से ऊर्जा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि हाइड्रोजन मेन जो कहीं की इसका जो कंपोनेंट है हाइड्रोजन होगा और ड्यूटेरियम होगा। और आप सोचिए कि 1 लीटर समुद्र के पानी से लगभग उतनी ऊर्जा हमें मिलेगी जितने की 300 लीटर पेट्रोल से मिल सकती है। पृथ्वी पे चाइना लैब में ये हाई टेम्परेचर प्रेशर से न्यूक्लियर रिएक्शंस करने जा रहे हैं। ये सिर्फ एक क्लीन एनर्जी देने के लिए कर रहे हैं। इससे जो है कोई नेगेटिव चीज नहीं है और सूरज इतना बड़ा है कि उससे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। ITER कोई बिजली घर नहीं है, ये इंसानों की सबसे महत्वाकांक्षी प्रयोगशाला है। फ्रांस में बन रही विशाल टोकामक मशीन के भीतर वैज्ञानिक सूरज जैसी आग पैदा करना चाहते हैं, जिससे 15 करोड़ डिग्री तापमान पर हाइड्रोजन प्लाज्मा बन जाएगा और शक्तिशाली चुंबक उसे हवा में कैद कर रखेंगे। लक्ष्य है जितनी ऊर्जा मशीन प्लाज्मा को गर्म करने में खर्च करें, उससे कई गुना ज्यादा ऊर्जा फ्यूजन से वापस मिले। अगर ITER सफल रहा तो ये कोयला, तेल और गैस के बाद मानव इतिहास की अगली ऊर्जा क्रांति का दरवाजा खुल सकता है। लेकिन चीन के प्रयोग दुनिया को डराते हैं। अमेरिका खासकर चीन से खौफजदा रहता है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कोविड-19 को मेड इन चाइना वायरस बताया था। ट्रंप कोरोना का जब भी जिक्र करते हैं उसे चीनी वायरस ही कहते हैं। Some important developments in our war against the Chinese virus. We'll be invoking the Defense Production Act just in case we need it. Why do you keep calling this the Chinese virus? It comes from it's China. Racist. It's not racist at all. No, not at all. It comes from China. That's why. It comes from China. I want to be accurate. कोरोना की त्रासदी ने पूरी दुनिया को दहला दिया था। महाशक्तियों ने एक वायरस के आगे घुटने टेक दिए थे। लॉकडाउन के उस हॉरर राउंड से कौन बच पाया था? सांसों का ऐसा संकट दुनिया ने झेला जिसे बयां करना भी आसान नहीं है। कोरोना महामारी के साथ दुनिया में एक और विस्फोटक बहस शुरू हो गई। अमेरिका और कई पश्चिमी देशों में चीन की वुहान लैब पर उंगलियां उठी। आरोप लगे कि ये वायरस किसी लैब रिसर्च से जुड़ा हो सकता है और वहीं से दुनिया तक पहुंचा। बीजिंग ने इन आरोपों को खारिज कर दिया, लेकिन ये विवाद आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। इतना तय है कि कोरोना ने पूरी दुनिया को संकट में धकेला। इसीलिए चीन के बनाए सूरज से भी महाशक्तियों में भय है। टोकामक को भविष्य की ऊर्जा क्रांति कहा जाता है, लेकिन इसकी राह में अड़चनें भी कम नहीं हैं। फ्रांस में ITER प्रोजेक्ट के खिलाफ परमाणु विरोधी नेटवर्क और कई पर्यावरण संगठन विरोध जताते रहे हैं। यानी टोकामक की लड़ाई सिर्फ विज्ञान की नहीं, बल्कि भविष्य की ऊर्जा नीति की भी है।